हेलो हेलो, अब जा रहा है। अब आवाज जा रही है। चलिए अब ठीक है, आवाज आपके पास पहुंच रही है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित क्वेश्चन है, गलत का चुनाव करना है। पहला विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ, यह सही है। 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के तहत किया गया है। हालांकि 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में सर्वोच्च न्यायालय बना जरूर था, लेकिन एक संघीय न्यायालय के रूप में स्थापना हुई थी, सर्वोच्च था भी नहीं। महारानी का अदालत उस समय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा था। ये जो सर्वोच्च न्यायालय बना है, हो सकता है कि बिल्डिंग वही हो, लेकिन न्यायालय भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित है और उसी के प्रावधानों के तहत इस न्यायालय का संचालन किया जाता है। तो ये तो सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है, सुप्रीम है, सबसे ऊपर का है, जहां अपील करने की सुविधा है। अपील की जाती है हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। हर मामले की, संवैधानिक मामले की भी अपील होगी, दीवानी मामले की भी अपील होगी और आपराधिक मामलों की भी अपील होती है। तो अपील की सबसे बड़ी अदालत है ये, अपील की सबसे ऊंची अदालत है। तीसरा विकल्प ये भी सही है, अपील तो होता ही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर, कोर्ट मार्शल का हुआ सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय, सैनिक न्यायालय का निर्णय को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च अदालतों अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ये विकल्प गड़बड़ है जी। हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध तो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती ही है, वो तो सर्वविदित है। सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी अपील की जाती है ना। तो कोर्ट मार्शल के विरुद्ध भी उच्चतम न्यायालय अपील सुनेगा। यही विकल्प चौथा है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालत की सुनवाई कर सकता है। यहां जानने वाली एक बात और भी है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ही अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी, सीधे अधीनस्थ न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। अगर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय किया है तो अपील हाई कोर्ट में होगी, क्योंकि हाई कोर्ट भी अपीलीय अधिकार रखता है और सुप्रीम कोर्ट भी रखता है। अपीलीय न्यायालय हाई कोर्ट भी है। सबऑर्डिनेट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं उसी को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, उसके निर्णय के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील होगी और हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है ना। तो ये जो है कोर्ट मार्शल पर भी सुनवाई करेगा, तो ये विकल्प तो सही है। तो उत्तर ये हो जाएगा, गलत यही है ना। और एक बात और भी यहां ध्यान है कि कोर्ट मार्शल के निर्णय के विरुद्ध और न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, कोर्ट मार्शल के विरुद्ध भी राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, न्यायालय के विरुद्ध तो क्षमादान का अधिकार है ही, जो आर्टिकल 72 की व्यवस्था है।
वो कोर्ट मार्शल पर भी लागू होता है। ठीक है। दूसरा, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके, इसका प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए, हम देखेंगे किसके प्रति उत्तरदायी। मंत्री है, यहां मंत्री परिषद सामूहिक रूप से नहीं है, मंत्री है तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति? अभिषेक बताइए, विकास किसके प्रति उत्तरदायी हैं? ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है। चलिए, और कोई? आकाश भी आया। प्रधानमंत्री के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं होता है, प्रधानमंत्री खुद ही उत्तरदायी है। भारत में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का कोई सिद्धांत नहीं चलता है, जैसा कि सुभाष कश्यप लिखते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से हो, या फिर प्रधानमंत्री हो, या फिर केंद्रीय मंत्री हो, व्यक्तिगत रूप से ही उत्तरदायित्व केवल लोकसभा के प्रति ही है, कोई राष्ट्रपति के प्रति नहीं है। वो जो प्रसाद पर्यंत शब्द राष्ट्रपति के साथ लिखा हुआ है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहेंगे, ये प्रसाद पर्यंत भी लोकसभा का ही है, राष्ट्रपति का नहीं होता है। सुभाष कश्यप के अनुसार भारत में कोई व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है ही नहीं। मंत्री चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या सामूहिक रूप से हो, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। प्रसाद पर्यंत शब्द भी लोकसभा के लिए ही है, राष्ट्रपति के लिए नहीं है, है ना? इसका उत्तर लोकसभा होगा। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है, ना इसके प्रति है, न प्रधानमंत्री के प्रति है। और चूंकि लोकसभा विकल्प में है तो संसद के प्रति भी नहीं होगा, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी शामिल है। अब जब लोकसभा है ही, एप्रोप्रिएट उत्तर जब विकल्प में दिया हुआ है, तब प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व, देखो व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री के प्रति हुए, ये बात सही है, लेकिन संवैधानिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कहीं भी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं चलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रति होते ही नहीं है। लिखा जरूर गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे रहेंगे, लेकिन वो प्रसाद पर्यंत लोकसभा के लिए ही है, राष्ट्रपति के लिए नहीं है, है ना? तो राष्ट्रपति, ये लोकसभा ही होगा, इसका सही विकल्प केवल लोकसभा ही होगा। लोकसभा के अतिरिक्त नहीं होगा कुछ भी, ना राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री तो खैर ऐसे भी नहीं होंगे, ये तो पूरी तरह कट जाते हैं, संसद नहीं होंगे। यहाँ कंफ्यूजन जरूर रहता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है ना? वित्त आयोग के विषय में कौन सा कथन गलत है? पढ़िए इसको। राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ये तो सही है, 280 के तहत ही होता है, 5 वर्ष पर ही होता है। अभी 16वें का गठन किया भी गया है, अरविंद परगढ़िया को अध्यक्ष बनाया गया है ना? तो ये तो सही है। वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ये भी सही है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य ही होते हैं। वित्त आयोग संघ सरकार के योजनागत व्यय की निगरानी करता है और उसे बेहतर बनाने का सुझाव देता है। ऐसा कोई कार्य वित्त आयोग के पास नहीं है। वित्त आयोग केवल 2 कार्य करता है। एक, संघ के कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात तय करता है। जैसे अभी 41% संघ के कर राजस्व में राज्यों को हिस्सा दिया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर 42 था, 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा पर 41 किया गया। तर्क ये था कि जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त हुआ है,
इसलिए 1% घटाया गया था। तो अभी वर्तमान में 41% दिया जा रहा है। तो ये काम तो ये करते हैं। दूसरा काम, जो भारत की संचित निधि से अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। इस सहायता अनुदान के लिए क्या क्या मानदंड होंगे? जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनसंख्या वृद्धि, राजकोषीय स्थिति, वन आच्छादित क्षेत्र, जनसांख्यिकीय उपलब्धि, जो भी पैमाना होता है, ये पैमाना तय करना भी वित्त आयोग का दायित्व होता है। यही कार्य संविधान उनके लिए तय करता है। एक तीसरा कार्य भी है झोल झाल वाला, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति देश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए अगर कोई विषय सौंपता है तो उस पर वित्त आयोग अपना सुझाव देगा। तो ये तो बहुत बड़ा हो जाता है, व्यापक है। किस विषय पर सौंपेंगे वो राष्ट्रपति जाने, हर बार अलग हो सकता है वो। लेकिन ये दो कार्य हैं, संघ के कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात निर्धारित करना और अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले सहायता अनुदान के लिए पैमाना निर्धारित करना, मानदंड निर्धारित करना, यही दो काम होता है। संघ के योजनागत गैर योजनागत व्यय, ये वित्त आयोग को देखना नहीं है, निगरानी नहीं करना है, सुझाव नहीं देना है ना। इसके लिए समितियां होती हैं या फिर राजकोषीय नीति के तहत इसका संचालन किया जाता है। वित्त आयोग इसमें शामिल नहीं होता है। तो ये गलत है और यही उत्तर होगा। चौथा विकल्प है कि वित्त आयोग संघ के कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, तथा सहायता अनुदान के लिए मानदंड निर्धारित करता है। वित्त आयोग का यही कार्य ही है संविधान के द्वारा, है ना। यही दो कार्य मुख्य रूप से करते ही हैं, इसीलिए गठन किया जाता है। संघ और राज्य के बीच राजस्व के फार्मूले का निर्धारण करते हैं, सहायता अनुदान के लिए निर्धारण करते हैं। इसलिए वित्तीय संघवाद वित्त आयोग से जोड़ा जाता है ना। कहा जाता है कि वित्तीय संघवाद का प्रयास करता है। तो संघवाद क्या है? बंटवारे पर आधारित शासन व्यवस्था। तो यहाँ पर राजस्व का बंटवारा किया जाता है। तो संघवाद में वित्तीय संघवाद वित्त आयोग से ही आता है ना। और ये सब काम नहीं है, राजकोषीय नीति से संबंधित कार्य सरकार स्वयं करती है कि कैसे योजनागत व्यय अधिक से अधिक बेहतर हो सके, अधिक से अधिक उत्पादक हो सके, ये सरकार निर्धारित करती है। चौथा, किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में बढ़ाई जा सकती है? किस परिस्थिति में बढ़ेगा, देखकर बताइए। किसमें? किस परिस्थिति में बढ़ेगा? जब विकल्प है, जब राज्य में अनुच्छेद 356 लागू हो, बढ़ेगा। अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। बताइए, 356 लागू होने पर विधानसभा को भंग किया जाता है, या तो भंग हो जाती है या निलंबित कर दिया जाता है, कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। दूसरा, जब निर्वाचन आयोग ने चुनाव का दूसरा विकल्प को अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उत्तर वही है। अगर निर्वाचन आयोग चुनाव कराने से इनकार कर दे तो चुनाव किस स्थिति में इनकार करेगा? चुनाव कराना तो उनका काम ही है, इनकार क्यों करेंगे? स्वाभाविक है, जब वहां की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही नहीं है तभी इनकार किया जा सकता है, ऐसे इनकार करना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यहां भी विधानसभा भंग या निलंबित ही होगी, बल्कि विधानसभा भंग हो जाएगी। जब राज्य में उपद्रव या अशांति हो
तभी तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो यहां भी विधानसभा भंग होगी। केवल एक ही विकल्प है, बल्कि एक ही संवैधानिक व्यवस्था है कि जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है, तब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है ना, तभी बढ़ेगा। एकमात्र प्रावधान है, उस प्रावधान के अनुसार लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए, उसके बाद यदि प्रत्येक 6 माह पर संसद स्वीकृति दे तो अनिश्चित काल तक बढ़ेगा। केवल एक है, पूरे संविधान में एक ही प्रावधान है जब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है, उसके अतिरिक्त कोई प्रावधान है ही नहीं। 356, ये सब 356 को ही अलग अलग करके लिखा हुआ विकल्प है ना। तो इस सारी स्थिति में विधानसभा को भंग होना होगा, कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। बढ़ाना है तो केवल राष्ट्रीय आपात, यानी जब देश में 352 लागू है, तब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है या विधानसभा का बढ़ सकता है, दोनों में से किसी का या दोनों का बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है जब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। ठीक है। और मान लो कि चुनाव ही नहीं हुआ तो विधानसभा भंग हो जाएगी। जैसे 1995 में जब बिहार में चुनाव हो रहा था, तो चुनाव इतना लंबा खींच गया था, टी.एन. शेषन का दौर था, वो बिहार में लालू जी का दौर था, इतना लंबा खींचा कि जो 5 बरस जिस दिन बिहार विधानसभा पूरा कर रही थी, उस समय तक चुनाव संपन्न ही नहीं हो सका। तो उस डेट के 12 बजे रात में बिहार में 356 लागू कर दिया गया, विधानसभा को भंग कर दिया गया। तो विधानसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ा, कभी नहीं बढ़ेगा राष्ट्रीय आपात के सिवा। और अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा शामिल नहीं किया गया? क्वेश्चन पूरा है, निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व को 42वें संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 में शामिल नहीं किया गया? किसको नहीं किया? ये तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, सीधे उत्तर पर ही पहुंच जाइएगा। किसको नहीं किया गया है इसको बताइए, कौन नहीं हुआ है बताइए। विकास, अभिषेक है या आकाश है, एक मोटिवेशनल राज है, आजकल सब कोई मोटिवेशनल हो गए हैं, मोटिवेशन करते हैं है ना। 2 चीज़ों का भरमार है अभी भाई, एक सी सही है, लेकिन किसके द्वारा, ये भी तो जोड़ा गया है ना अभिषेक, किसके द्वारा, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? देखो ये जो है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 39A उसी में है ना। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी ये किसमें रखा हुआ है? तो इसको 43A। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन 48A। ये तीनों जोड़ा गया था 42वें संशोधन के द्वारा ही। सहकारी संगठनों का गठन और विकास ये किस अनुच्छेद में है? 43B। ये जोड़ा गया है 97वां संशोधन 2011, ये इसके द्वारा जोड़ा गया है, 97वां का द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए यही उत्तर होगा। वो तीनों 42वें के द्वारा ही जोड़े गए हैं, 39A, 43A और 48A। 43B 97वां संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है। तो सहकारी संगठन का विकास, गठन, प्रोत्साहन देना यह राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया 2011 में। ये तीनों 1976 में ही आ गए थे इसमें। तो यही
है ना। तो यही है 5 क्वेश्चन। पहला था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 50 में गठित हुआ, देश की सर्वोच्च अदालत है जहां अपील की जाती है। कोर्ट मार्शल सहित उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है ना। इसलिए ये विकल्प गलत हुआ था, जिसमें कोर्ट मार्शल को शामिल नहीं किया गया था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विवादास्पद प्रश्न है, शायद आप संतुष्ट हुए हों या ना हुए हों, लेकिन परीक्षा में यदि आएगा तो भरोसा हम दिलाते हैं कि लोकसभा ही उत्तर लगाइएगा, क्योंकि लोकसभा ही होगा, आयोग इसी को मानेगा। और जिस समय पूछा गया था आयोग इसी को उत्तर माना भी था, क्योंकि यही इसका सही उत्तर भी है ना। अब सस्ते में लिख देना कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व है, ये सही नहीं है। लिखने वाले लोग लिखते जरूर हैं, कई लोगों ने है जो होता है किताब इधर उधर वाली, उसमें लिखा गया है, लेकिन उत्तरदायित्व हर हाल में लोकसभा के प्रति ही होगी, चाहे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर मंत्री हो। तीनों स्थिति में उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही होना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, वित्त आयोग से संबंधित प्रश्न था और वित्त आयोग व्यय संबंधी किसी भी मामले पर अपना कोई सुझाव नहीं देता है। इनके सुझाव का केवल 2 ही विषय है, संघ के कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी का अनुपात निर्धारित करना और सहायता अनुदान के लिए फार्मूला देना। यही 2 काम है। व्यय संबंधी जो भी है, आय संबंधी जो भी बातें हैं, वो राजकोषीय नीति का हिस्सा होता है और राजकोषीय नीति के तहत सरकार स्वयं संचालित करती है। राजकोषीय नीति में 3 बातें शामिल होती हैं, करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण। तो व्यय संबंधी योजनागत हो गैर योजनागत हो, सरकार ही संचालित करेगी, वित्त आयोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। 5 सदस्यीय होता है, एक अध्यक्ष होते हैं, 4 सदस्य होते हैं, सबकी योग्यता भी तय है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। सदस्यों की अलग अलग योग्यताएं हैं, जैसे एक हाईकोर्ट का जज होना चाहिए, जज होने की योग्यता रखना चाहिए। भारत सरकार के वित्त का जानकार हो, इकोनॉमिस्ट हो, लेखा का जानकार हो, यही योग्यताएं तय हैं वित्त आयोग के सदस्यों के लिए। अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है ना। राज्य में विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाने का केवल एक ही प्रावधान है, जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो। इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सारे विकल्प, और ऐसे भी 356 का प्रयोग होता है, ये दोनों स्थिति 356 के प्रयोग के लिए ही है। दोनों स्थिति, इन दोनों स्थितियों में 356 लागू किया जाता है। और उपद्रव होगा तभी तो निर्वाचन आयोग कहेगा कि हम चुनाव नहीं करा सकते हैं। जैसा कि 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव कराने से पहले इस प्रकार का विवाद हुआ था। वहां दंगा के बाद स्थिति सामान्य होने में बहुत समय लगा था, तो निर्वाचन आयोग उस समय आनाकानी कर रहा था, है ना। तो ये दोनों तो नहीं होंगे 356, ये तीनों ही स्थिति होती है, उसमें विधानसभा भंग होती है, कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। कार्यकाल तभी बढ़ेगा जब देश में नेशनल इमरजेंसी लागू हो। और अंतिम क्वेश्चन था, भाग 4 में 42वें संशोधन के द्वारा किस विकल्प को किसको शामिल नहीं किया गया था, डीपीएसपी को। तो सहकारी संगठनों का गठन और विकास, ये 97वां संशोधन 2011 के द्वारा भाग 4 में शामिल किए गए हैं। 43B में है ये, नहीं तो 39A, 43A और 48A तीनों 42वें संशोधन के द्वारा ही भाग 4 में लाए गए थे। तो यही है आज का क्वेश्चन था। कल परसों तो शनिवार रविवार है, फिर मंडे को 5 क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।